क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए पार्ट नंबर 16। ठीक, आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। ये लेबर लॉज से रिलेटेड भी है, पूरी लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है, लेकिन फिर भी सेग्रीगेट करके आसान भाषा में सरल एग्जाम्पल के साथ में आपको पूरी चीजें समझाई जा रही है। यहाँ पे पार्ट 16 है। पिछले वाले पार्ट में हमने बेसिक समझे थे, बेसिक फैक्ट्स, टर्मिनोलॉजी, ये सारा था। आज हम लोग जो है कमिश्नर, आपका लेबर कमिश्नर, और साथ ही साथ कंपनीज एक्ट, यहां पे देखिए करंट अफेयर का भी जोड़ दिया है मैंने। कंपनीज एक्ट जो है 2013 में संशोधन किए गए 2019 में। तो क्या था यहाँ प्रोविजन और अब क्या हो गया, दोनों चीजें यहाँ पे पूरा हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक, साथ ही साथ कंपनीज के जो है वो भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से सेक्शन है। पूछ चुका है लास्ट एग्जाम में, सॉरी, तो फिर से पूछ सकता है भाई यूपीएससी। ऐसा नहीं है कि इसमें सारी कुछ चीजें आपको पढ़नी है, जो पैटर्न के हिसाब से जो बहुत जरूरी है सिर्फ वहीं पे चीजें हम लोग बताते हैं। और हम लोग पेड ग्रुप में सारा मटेरियल, सारा टेस्ट सीरीज उसी के अकॉर्डिंगली कराते हैं। और आप लोग को अगर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, ईपीएफओ का लगातार हमारा पेड ग्रुप चल रहा है बेहतरीन तरीके से, कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज, सारे डाउट्स, पर्सनल गाइडेंस, सारा स्टडी मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, सब कुछ, और वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सब कुछ आप लोग मिलता है सिर्फ 5,000 रुपए में। आपका जीएसटी इंक्लूडेड है। आप लोग कॉल कर सकते हो 8564880530, 9696060608 पे। और यूपीएससी के लिए भी 2021 का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, कंप्लीट पेड ग्रुप है, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, रोज इसमें जो है आप लोग को पर्सनली गाइड किया जाता है। सारे डाउट, जितने भी डाउट है सब पूछिए। आपको कैसे तैयार, मतलब क्या चीजें, पर्सपेक्टिव पूरा चेंज करना है। ठीक है, जो गलत आदतें पड़ी हुई हैं उनको सही कराना, जो भी मिस्टेक्स हैं सब अभी करा लो, ताकि एग्जाम से पहले सबको सुधार के एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट नंबर लाए जाएं और कट ऑफ क्लियर करके अच्छे अंकों से आप सिलेक्शन ले सको। ठीक, आप लोग ऊपर लिखे हुए नंबरों पे कॉल करके अपना एडमिशन ले लेते हैं। चलिए चलते हैं अपने लेक्चर पे। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखिए ये देख लिया था अपना कि लेबर से रिलेटेड जो जुरिसडिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कंकरेंट लिस्ट में। ठीक, आपका रेगुलेशन, लेबर और ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये वाला मुश्किल है पूछे, लेकिन पूछ ले तो भैया सिर्फ कितने 6 ही तो हैं। ठीक, 6 बार इसको पढ़ना, अलग अलग टाइम पे याद हो जाएगा। अब आज हम लोग जो चालू करने वाले हैं वो देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय। ठीक, उससे रिलेटेड जो संलग्न यानी कि अटैच्ड ऑफिसेज हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो यहां पे देखिए DGFALSI। ठीक, चलिए यहां पे इसको इस तरीके से बताते हैं, सिंपल हिंदी आसान भाषा में बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। पेड ग्रुप में आपका ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, यहां पे आसान भाषा में बता देता हूं। जो आपका डीजी, डायरेक्टरेट जनरल, FASLI डायरेक्टरेट जनरल है, यानी कि फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट। ठीक, इनका काम क्या है, कैरी आउट करना, इंस्पेक्शन करना, किससे रिलेटेड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इश्यूज, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, वर्किंग कंडीशन, इस पे लेबर कोड का मैंने करंट अफेयर वाला वीडियो ऑलरेडी दे रखा है। आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें करंट अफेयर जो 4 लेबर कोड है उसके बारे में बताया गया है, सारे बिल्कुल डिटेल में। उसको बस देख लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ लेबर लॉज के जो बेसिक लॉज है उनको भी एक क्विक रिवीजन सीरीज है, सिर्फ 3 आधे घंटे के हैं, उसको आप देख सकते हो। ठीक, तो इनका यहाँ पे जो है डायरेक्टरेट जनरल जो है फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, ये इंस्पेक्शन करते हैं, जांच वांच करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ इश्यूज रिलेटेड। मतलब फैक्ट्री में गए, वहां देखा कि भैया हाँ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, बॉयलर अगर लगा रखा है आपने तो ऐसा तो नहीं गियर दिए जा रहे हैं सबको हाथ में कि गर्म उनको ना लग जाए, ऐसी चीजें हैं। साथ ही दूसरा यहाँ पे जो अटैच्ड ऑफिस है वो क्या है, चीफ लेबर कमिश्नर का। इनका काम क्या है कि लेबर के जो भी लॉज हैं उनको इन्फोर्स कराना, उनको जो है लागू करवाना। ठीक, और जो कि किससे, वर्किंग कंडीशन से। ठीक, लेबर कमिश्नर का ये काम हो गया, और आपका इंस्पेक्शन जांच करना इनका काम हो गया। दोनों छोटा सा फर्क है, लेकिन फर्क तो है, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक, मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है आपका। ठीक है, अब देखिए लेबर कंकरेंट लिस्ट में सबको आप पता चल चुका है, हाईएस्ट अथॉरिटी जो होती है लेबर्स में वो कौन होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। इस समय कौन है, संतोष कुमार गंगवार। ठीक, बरेली से एमपी हैं। और मिनिस्टर ऑफ लेबर, ये मिनिस्ट्री नहीं मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। और इसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन सी होती है, सेक्रेटरी होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की होती है। आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे सर्च करिएगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर,
लेफ्ट साइड में दे रखा होगा। इसका एक डायग्राम है, ट्री डायग्राम। पहले मिनिस्टर है, उसके नीचे सेक्रेटरी है, फिर उसके नीचे कई सारे जो है वो दे रखे हैं डिपार्टमेंट। उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक। उसी का शॉर्ट यहाँ पे है कि 4 अटैच्ड ऑफिसर्स हैं, 10 सबऑर्डिनेट अधीनस्थ कार्यालय हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, आर्बिट्रेशन बॉडी भी है। अब कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगर क्या ये सही है कि आर्बिट्रेशन बॉडी होती है तो कौन सी होती है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग पेड ग्रुप में हैं ऑलरेडी, वो आप वहां पे भी लिख के दीजिए, पेपर पे एक लिखिए पूरा, मैं उसको क्रॉस चेक कर लूंगा, ठीक। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है आपका सीएलसी का, ठीक, चीफ लेबर कमिश्नर का, सेंट्रल लेवल पे, ठीक, केंद्र में, उसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी भी बोलते हैं। ये 1945 हमारे आजादी से पहले बनाया गया था, तो ये भैया ब्रिटिशर से रिलेटेड ही होगा। रॉयल कमीशन ऑन लेबर इंडिया, उसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी। अब ये चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल वाले हो गए हैं, ठीक। अब जो CIRM है, ठीक, सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी, इसकी क्या जिम्मेदारी होती है कि आपका प्रिवेंटिंग एंड सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पहले तो प्रिवेंट करो, होए ना, और अगर हो जाए तो उसको सेटल करवा दो, ठीक। श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने और श्रम कानूनों को लागू करने के साथ साथ औद्योगिक विवादों को रोकने और निपटाने की जिम्मेदारी होती है, ठीक। तो साथ ही साथ क्या है, लेबर का और वर्कर का कल्याण हो सके, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ये वाली बातें हो रही है, ठीक। चीफ लेबर कमिश्नर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेबर लॉ को इन्फोर्स कराने में, लागू कराने में। किससे रिलेटेड है, यहां पे देख लीजिए, वेजेस, रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक हो गया, चाइल्ड लेबर से एक पोर्टल कौन सा है, याद है ना, पेंसिल, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अच्छा, चाइल्ड लेबर से संबंधित एक हमारे नोबेल प्राइज विजेता कौन से है, कैलाश सत्यार्थी, ठीक। इनका कौन सा है, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। पूछ लेगा ये वहां पे, आप लोग लगे यार ये क्यों पूछ लिया, जब ये लगने से पहले ही आप जो है इसको समझ लो। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, माइग्रेंट लेबर, ठीक, प्रवासी श्रम, काम के समय, औद्योगिक वर्किंग टाइम कितना होना चाहिए, 8 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे के ऊपर नहीं हो सकता, बस इतना समझ लीजिएगा, ठीक। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ जो है मैटरनिटी बेनिफिट भी इंडस्ट्रीज में मिलनी चाहिए, एंड एस्टेब्लिशमेंट फॉर विच सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इसको कौन कर रहा है, चीफ लेबर कमिश्नर, जो सेंट्रल लेवल पे है, उनके लिए बात हो रही है। स्टेट लेवल पे भी इसी तरीके से है। अब यहां पे क्या है कि लेबर मिनिस्टर ही यहां पे हेड होंगे, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी कार्यकारी प्राधिकरण कौन होगा, विभाग के सचिव, ठीक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और साथ ही साथ अगर उनसे पूछ ले कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन सी है, तो आप वहां पे मिनिस्टर का नाम लिख देना, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक। तो सचिव होता है, जो कि IAS वाईएएस होते हैं ज्यादातर। लेबर कमिश्नर जो हैं वो आपका इंस्पेक्शन करते हैं फैक्ट्रियों का, कारखानों का निरीक्षण करेंगे जाके, और सुलह करवाएंगे। सुलह कब होगी, जब डिस्प्यूट होगा, ठीक। साथ ही साथ विभिन्न श्रम कानूनों के तहत पीड़ित पक्षों को विभिन्न समीक्षा आवेदन की सुनवाई करवाते हैं। कौन, आपके स्टेट लेबर वाले कमिश्नर, ठीक। राज्य स्तर पर श्रम आयुक्त जो होते हैं उपर्युक्त सरकार के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक। राज्य स्तर पर श्रम आयुक्त यानी लेबर कमिश्नर जो है उपर्युक्त सरकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत और अन्य श्रम कानूनों के विभिन्न प्रावधानों, मतलब प्रोविजंस के तहत आदेश जारी करने के लिए एक सक्षम अधिकारी होते हैं। मतलब ये जो है लेबर कमिश्नर जो हैं इन सब लॉ के अंतर्गत अपना काम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्या हुए, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी हुए, ठीक। क्वासी जुडिशियल बॉडी पे जो है हमारे पेड ग्रुप में काफी घमासान मचा था कि ये क्या होता है क्या नहीं है। सिंपल सी चीज ये है, कोई भी लॉ है, मान लीजिए ये वाला लॉ उठा लेते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसको जो भी, अब देखिए इस पे कोई डिस्प्यूट हो जाए, अगर आप जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेबर कोर्ट इनके पास जा रहे हो तो बात की बात है, ठीक। तब तो जुडिशरी बॉडी हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये सब हो गए। लेकिन अगर जैसे ये लेबर आयुक्त है, ये क्या है कि ये जुडिशरी तो है नहीं, जुडिशरी का हिस्सा तो है नहीं जो हमारे यहाँ है, लेकिन ये क्या है कि ये भी वही काम कर रहे हैं जो जुडिशरी करती है। क्या, कोई एक्ट है, अधिनियम है, कानून है, उसको इंटरप्रेट करके बता रहे नहीं नहीं भैया तुम गलत हो, तुम सही हो, या तुम जो है यहाँ पे ये करो या वो करो, ठीक। तो ये वाला काम अगर एजुडिकेशन वाला अगर कर रहे हो, जुडिशरी टाइप वाला काम करो, लेकिन जुडिशरी के अंदर मतलब नहीं आते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट इन सब के अंदर नहीं आते हो,
तो आपको बोला जाएगा क्वासाई, मतलब कि आधे अधूरे, मतलब पूरी तरीके से जुडिशियल बॉडी। ठीक, क्वासाई जुडिशियल बॉडी बोला जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात। ये है सिंपल सी डेफिनेशन, सीधे पूछ ले तो पॉलिटी में तो आपके नंबर पूरे आएंगे। ठीक, इसके अलावा अभियोजन के लिए स्वीकृति देना, अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन, जो मतलब आपको जो है ये पकड़वा देंगे, प्रोसिक्यूट करवा देंगे वाली बात है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर क्या है कि सीएलसी सबसे ऊपर हो गया, चीफ लेबर कमिश्नर, फिर लेबर कमिश्नर, फिर ज्वाइंट लेबर कमिश्नर, फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। ठीक, वही चीज यहाँ पे बताई कि प्रोसिक्यूशन करा सकते हैं, कंप्यूटर अथॉरिटी की तरह काम करते हैं, और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, सिंपल सी चीज है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंस्पेक्शन, जो पहले वाले थे ना, यहाँ पे आपने देखा होगा, एक सेकेंड, बहुत पीछे है ना पड़ा, ये है ना लेबर इंस्पेक्टर, लेबर इंस्टीट्यूट में जाके जो इंस्पेक्शन कर रहे थे उन्हीं से रिलेटेड है यहाँ पर। ये निरीक्षण, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब ये निरीक्षण करते हैं कि सेंट्रल स्फीयर में होंगे, इज अथोराइज टू एक्सरसाइज द इंस्पेक्टर की तरह होंगे, और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ये भी होगा, सिंपल जो मैंने अभी बताया। और इनके पास ये पावर होती है कि ये ऑफेंडिंग जो एम्प्लॉय नियोक्ता जो है उनके ऊपर फाइन लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बॉडी है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक, तो ये चीज है। और उसके बाद देखिए इनके पास जो है कई सारे समवर्ती लेजिस्लेटिव पावर भी होती है इनके पास यूनियन में। अब जैसे यूनियन ने कोई लॉ, मतलब पार्लियामेंट ने बनाया, तो वाले कौन से लॉ हैं या फिर कौन सी जगह है जहां पे ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं? रेलवे, हाईवे, मेजर पोर्ट, माइंस एंड ऑयल फील्ड। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पे स्टेट को लॉ बनाने की अनुमति है, या फिर लॉ बनाया है उसके अंतर्गत जो है कोई चीज इंस्पेक्शन करनी है, या फिर पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसके अंदर कुछ इनको अगर निरीक्षण करना है तो भी आप कर सकते हो। ऐसे कौन से आपके जो है विषय हैं? वो है आपके फैक्ट्री, बॉयलर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, बॉयलर इंडस्ट्री में लगते हैं जिससे कि स्टीम बनाई जाती है। ठीक, दो तरीके की स्टीम होती है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, चलो ज्यादा उसमें टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, यहाँ पे इतना चाहिए उतना नहीं करते हैं। अब देखिए अपना जो है चीफ लेबर कमिश्नर, इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक और ज्ञान दे देता हूँ साथ ही साथ। पहले जो है एलपीजी रिफॉर्म जब हुआ 1991 में, ठीक, तो क्या था कि उससे पहले इंस्पेक्टर राज चलता था। ये इंटरलिंकिंग वाली चीज है, ताकि आपको थोड़ा बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, लिंक करके आप पढ़ोगे। इंस्पेक्टर राज चलता था, इसमें ये चलता था कि इंस्पेक्टर भाई साहब पहुंच गए, ठीक, और उस समय ज्यादातर मोनोपोली होती थी पब्लिक सेक्टर की। आज के टाइम में तो प्राइवेट की हुई कई सारी कंपनियां हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पे बीएसएनएल है। अगर सिर्फ बीएसएनएल आपके पास हो और दूसरा एक कोई प्लेयर हो, खाली मान लीजिए एयरटेल या कोई भी होता, तो आप क्या है कि इंस्पेक्टर गवर्नमेंट के वाले गए, गवर्नमेंट वाले जो है वो पब्लिक कंपनी को ही सपोर्ट करते थे ज्यादातर। जो 1951 के पहले की बात बता रहा हूं, प्राइवेट वाले लेके यहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये है लॉ, और तुमने तोड़ा ना तोड़ा कोई मतलब नहीं, हमको चाहिए कुछ। ठीक, तो ये वाली चीजों को खत्म किया गया एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में, और ज्यादा थोड़ी जो है जगहों पे मोनोपोली भी खत्म करी गई पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट की कंपनीज की, और नए नए प्राइवेट लाए गए, और उपभोक्ताओं को, कस्टमर्स को, सब्सक्राइबर्स को जो है काफी फायदा हुआ। ऐसे अच्छी अच्छी चीजें एफिशिएंट और कम पैसे में मिलने लगी। ठीक, आप लोग याद होगा, मतलब पूछेगा भाई, बड़े बड़े भाई बहन से भी, कि मम्मी पापा से भी, कि जो पहले कॉल होती थी इनकमिंग भी आपकी फ्री नहीं होती थी, सब कुछ मतलब बहुत ज्यादा पैसे होता था। 2.5 रुपए की कॉल लगती थी, आप समझ लो 2.5 रुपए तब के, पहले के। तो आज मतलब आज समझ देखा है तो बहुत ही सस्ते हैं, इसीलिए कई कंपनी बोल नहीं खत्म करेंगे। अच्छा, अब अपना दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है वो है कंपनी अमेंडमेंट बिल 2019। संशोधन किया गया है इसमें, कौन से वाले एक्ट में? 2013 वाले में। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसको लोकसभा से पारित करा लिया, पास करा लिया 25 जुलाई 2019 को। ठीक, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डेट से बड़ा पूछी है पहले इसने, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया मैंने। ठीक, और ये 2013 में संशोधन किया गया। जान लेते हैं कि क्या चीज पहले थी 2013 में और क्या संशोधन किया गया है। अब यहाँ पे कहा गया है कि शेयर्स, यानी कि आपने सुना होगा सेबी, ये स्टॉक एक्सचेंज सुना है ना नाम? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? कैपिटल मार्केट होता है। वहां पे कंपनियां जो होती हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक यानी गवर्नमेंट कंपनियां, वो लोग अपने शेयर जो है आम लोगों के लिए ये स्टॉक मार्केट से, कैपिटल मार्केट से पैसा उठाने के लिए, बनाने के लिए जो है अपने शेयर्स कुछ जो है यहाँ पे ऑफलोड करेंगी, मतलब डालेंगी। शेयर को लोग खरीदते हैं, इनको पैसे मिलते हैं, और जो अगर शेयर्स कोई खरीद रहा है तो वो भी पार्टनर बन जा रहा है। तो जो शेयर खरीदने होते थे पहले उनके कागज होते थे, जैसे नोट हैं आज के टाइम पे, ठीक,
लेकिन अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसको ये मटेरियल इसको बोला गया, और जब इसको डिजिटल मोड में ले आए तो उसको बोल दिया आपका डी मटेरियल कर दिया गया, मतलब मटेरियल हटा के ऑनलाइन ही आपको शेयर्स मिल जाते हैं। ये वाली बात है इसकी। ठीक, तो अलग से अगर पूछ ले क्वेश्चन तब भी आप इसको कर लोगे। तो यहां पे कह रहे हैं कि कुछ ही ऐसी क्लासेस थी पब्लिक कंपनीज की, पब्लिक मतलब सरकार की, इन सब वाली कंपनीज की बात हो रही है, और या फिर जो है जिसमें ज्यादातर सार्वजनिक रूप से जो है लोग के रिटेल इन्वेस्टर्स के जो है शेयर्स हो, शेयर होल्डिंग हो। कुछ ही क्लासेस मतलब कुछ ऐसे लोग थे, ऐसी पब्लिक कंपनीज थी जिनके इशू को जो है डिमेटलाइज फॉर्म में दिया जाता था। लेकिन इस बिल में यह कहा गया कि अदर क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, अब देखो लिस्टेड अनलिस्टेड समझ लेते हैं तभी आपको चीज समझ में आएगी। जो भी कंपनी, आपने सुना होगा सेंसेक्स, ठीक, ये आपका जो है एक सेंसेक्स होता है, दूसरा होता है निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला। ठीक, इस पे कुछ कंपनियां आपने देखी होंगी, सारी कंपनियां जो आपको दिखती हैं वो यहां पे नहीं होंगी, क्योंकि टॉप 30 जो सेंसेक्स पे कंपनियां होती हैं, टॉप 50 ज्यादातर इसमें होती हैं। ठीक, तो ये स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनियां लिस्टेड हैं, जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फाइनल लिस्ट में आपका नाम लिस्टेड हो जाएगा, तो आपको क्या है कि आप लिस्टेड जो है ऑफिसर बन गए एक तरीके से। ठीक, तो मतलब उस लिस्ट में आ गए। तो उसी तरीके से जो लोग लिस्ट में आए कंपनियां, उनको तो शेयर को जो है डीमेटलाइज में करना ही है। जो लोग अनलिस्टेड, जो इन सेंसेक्स निफ्टी पे लिस्टेड कंपनियां नहीं हैं, उनको भी अपने शेयर्स अगर कुछ किसी को देने या कुछ है तो वो अपना जो है डीमेटलाइज फॉर्म में ही देना होगा। मतलब ये है कि डिजिटल उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा जो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि रीकैटेगराइजेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ अपराधों को पुनः जो है वर्गीकरण किया गया है। ठीक, क्या है वो अपराध? वो अपराध हैं ये कि आपके जो कई सारे 81 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस थे, ठीक, जो कि पनिशेबल थे आपके 2013 में। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मैंने ऑलरेडी सुबह जो मेरा रोज करंट अफेयर आता है हमारे ओनली करंट अफेयर चैनल पे ही, उसमें बताया। कंपाउंडेबल देखो दो चीजें हैं, आसान भाषा में समझते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? ठीक, वो वाले ऑफेंसेस जिसको जो है आउट ऑफ कोर्ट अगर आप सेटलमेंट करना चाहो, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक, कंपाउंडेबल की बात हो रही है। और ये उन्हीं के लिए अलाउड होता है जिसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट या फिर लार्जर सोसाइटी की वैल्यूज को कोई भी खतरा या जो है उनको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक, तो ऐसे ही ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल बोलते हैं। तो इसमें सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अलाउड होता है। ठीक, आप मतलब कोई मान लीजिए कुछ हुआ दोनों पार्टी के बीच में, उन्होंने कहा कि वापस आके फिर जज के सामने कहा अच्छा हमने सर इन कुछ चीजों पर सहमति कर ली है, प्लीज अब इसको आप हमें वो कर दीजिए। तो मतलब वो कह देगा अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो है आपस में अगर सुलह कुछ इस तरीके हो गया है तो हम थोड़ा सा जो पनिशमेंट या फिर कम या फिर आपको जो है वो कर देता हूँ बेकसूर या फेस टाइप से। तो ये वाले ऑफेंसेस जो होते हैं इनको बोलते हैं कंपाउंडेबल, और इसमें जो है पब्लिक इंटरेस्ट और इन सबका ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं, देखिए कौन से नॉन कंपाउंडेबल होते हैं इससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, जैसे कि रेप, ठीक, जैसे कि डाउरी हत्या, डेथ। समझ रहे हो? डाउरी डेथ किस में होती है? 398A है ना शायद, एक बार कंफर्म करके बताना, आईपीसी की धारा। ठीक, तो ये 81 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस थे, पनिशबल थे। अब इस पे या तो फाइन लगता था या फिर इंप्रिजमेंट या फिर दोनों हो सकता था। लेकिन अब बिल ने कह दिया है कि अच्छा ये ऑफेंसेस जो है कोर्ट से सुने आते थे, अब बिल ने रिकैटेगराइज कर दिया है। 16 जो है इनमें से ऑफेंसेस को सिविल डिफॉल्ट्स कह दिया है, और यहां पे कह दिया है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हम बनाएंगे, ठीक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा, और वो जो है पेनल्टी लगा सकेगा। ठीक, 81 में से 16 ऐसे ऑफेंसेस को सिविल डिफॉल्ट में लाया गया, और उसके लिए जो है एडजुडिकेटिंग करने के लिए ऑफिसर्स बनाए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो कि पेनल्टीज लगा सकेगा। ठीक, सिंपल सी बात है। ये कौन से ऑफेंसेस होंगे 16? जैसे कि इश्यूएंस ऑफ शेयर एट ए डिस्काउंट। ठीक, ये कुछ ऑफेंसेस क्यों हुए? मान लीजिए कोई शेयर है आपका 100 रुपए का, आपने किसी को बेच दिया इसको 95 रुपए का, तो ये वो होता है कि डिस्काउंट में बेच रहे हो। आपने वो उठा के जब मार्केट में जाओगे तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपने सगे संबंधियों को, आप समझो क्यों ऑफेंस है, सगे संबंधियों को 100 रुपए का शेयर 95 में बेच दिया। ठीक, और वो वहां पे आपके सेबी या फिर ये स्टॉक मार्केट में गए, उन्होंने 100 रुपए का ही बेच दिया, या फिर मान लो उसकी वैल्यू बढ़ गई तो जो 200 रुपए का दोस्तों आपने यहाँ पे ये ऑफेंस में आएगा।
फेलियर टू फाइल एनुअल रिटर्न, कोई कंपनी अपना एनुअल रिटर्न नहीं भेज रही है, भर रही है आईटीआर टैक्स रिटर्न, तो उस केस में भी ऐसे केसेस जो हैं अब उसके लिए एडजुडिकेटिंग कौन होगा, ऑफिसर जो है इस पे पेनल्टी लगा के उनका निपटारण कर सकता है, सीधी सी बात है। फर्दर अब बिल अमेंड ये भी कर देता है कुछ पेनल्टीज में भी कुछ ऑफेंसेस के लिए। ठीक, आगे जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सामाजिक उत्तरादित्य जो है आपका उत्तरदायित्व के संबंधी जो है इन्होंने किया है कुछ चेंजेस। अब एक्ट के अंतर्गत क्या होता है कि कंपनी विच हैव टू प्रोवाइड सीएसआर डू नॉट फुली स्पेंड, अगर वो पूरा फंड अपना नहीं खर्च करते हैं, कौन सी कंपनी अच्छा प्रोवाइड करनी होती है सीएसआर में, लास्ट के 3 सालों में कुछ उसकी लिमिट दी गई है, टर्नओवर होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए और एक और चीज है नेटवर्थ होनी चाहिए। इन तीनों के हिसाब से मतलब कोई एक है और उसके बाद अगर प्रॉफिट और ये सब बन रहा है 3 साल का एवरेज निकाल के 2% का कंपनी को जो है सीएसआर दिया जाता है। ये वाली चीजें जरूर एक बार जरूर कर लीजिएगा, मैंने अभी करंट अफेयर में तो करवाई थी, पेड ग्रुप में सबने किया भी था। जो लोग ईपीएफओ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग प्लीज इसको जो है एक बार जरूर लिखिएगा और लिख के वहां पे नोट शेयर करिएगा। ठीक, तो सीएसआर डू नॉट फुली स्पेंड, अगर कोई ऐसा है जिसका 2% मान लीजिए 100 रुपए बन रहा था, उसको खर्च करना था, उसने खर्च ही नहीं किया और इसने तो इनको डिस्क्लोज करना चाहिए कि भैया क्यों नहीं खर्चा किया तुमने ये 100 रुपए। ठीक, और अपने किसमें, एनुअल रिपोर्ट में। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना होगा, अब इस बिल में क्या बोला गया 2019 वाले में जो संशोधन किया उसमें क्या कहा गया है कि भैया जो भी आपका अनस्पेंट है, मतलब जो खर्चा आपने 100 रुपए नहीं किए एग्जाम्पल के तौर पे, उसको आप ट्रांसफर करो किसमें, शेड्यूल 7 में। अब शेड्यूल 7 आपको रट जाएगा, क्या है, किससे संबंधित है, सीएसआर से संबंधित है। ठीक, समझ में आया ना, ऐसे सिर्फ उसको रटने चलते शेड्यूल 7 शेड्यूल 7 शेड्यूल 7 शेड्यूल 7 तो नहीं रटता, लेकिन ये पूरी चीजें जोड़ के इंटरलिंकिंग करके वाई फैक्टर लगा के, मतलब वाई किससे रिलेटेड, तो शेड्यूल 7 में आपको जो भी पैसा आपने मान लीजिए 100 रुपए नहीं खर्चा किया था तो उसको शेड्यूल 7 सीएसआर से संबंधित जो है वो उसको उसमें डालो, कितने 6 महीने के अंतर्गत। आप इसका एग्जाम्पल भी दिया गया, पीएम रिलीफ फंड है इसके अंतर्गत, तो आप उसको डालो उसमें फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष के अंदर। ये नहीं कि कभी भी डाल लो, अच्छा डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। हाउएवर अगर सीएसआर फंड जो है किसी ऐसे प्रोजेक्ट में आपने डाला है जो कि अभी चल रहा है, तो आपको जो अनस्पेंट अमाउंट है वो आपको एक अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें डालो 30 दिन के अंतर्गत जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा उसके बाद। ठीक, विद इन द 30 days ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा पहले समझ लो, हो सकता है यही पूछ ले, कब से होता है कब तक, 1 अप्रैल से हर साल के, मान लीजिए 2020 का हम मान रहे हैं तो 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो है फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष होता है हमारे भारत में। ठीक, तो जब ये खत्म हो रहा है एंड, तो उसके बाद जो है 30 दिन के अंदर, यानी कि इनको 30 अप्रैल तक जो है ये सीएसआर के अनस्पेंट अकाउंट जो है उसमें ये वाला पैसा किसी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में अगर आपने कहा है कि हम लगा रहे हैं तो इसमें डालो पैसा। ठीक, और ये स्पेंड करो इसको 3 साल के अंतर्गत। अब कोई भी फंड जो रिमेनिंग इसके बाद भी आपने 3 साल में भी नहीं खर्चा कर पाए हो, एक एक चीज बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्वेश्चन जो पूछे उसका कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, विल हैव टू ट्रांसफर टू द वन ऑफ द फंड्स अंडर, अगर आपने 3 साल में भी नहीं खर्चा किया, मान लो कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट वाला काम जो था, तो उसको फिर शेड्यूल 7 में डालो, जो शेड्यूल 7 किससे संबंधित है, सीएसआर से। अगर आपने कोई वॉल्यूशन किया तो आपको 50,000 25 लाख रुपए तक का जुर्माना पड़ सकता है। और अब जो है डिफॉल्टिंग ऑफिसर, मान लीजिए कोई ऑफिसर है वो ऐसे काम कर रहा है, तो उसको जो है जेल भी हो सकती है 3 साल तक की, और फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक, ज्यादा वो करोगे तो ऐसा भी होगा। अब देखिए डीबारिंग ऑडिटर्स, कई सारे ऑडिटर जो हैं वो भी दो करते हैं, सही से ऑडिट नहीं करते हैं, जैसे सत्यम कंपनी आपने सुना होगा। ठीक, वो रामालिंगा राजू कौन थे, उन्होंने क्या है कि अपनी कंपनी दिखाते रहे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया था उनके यहाँ। ठीक, ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी आती रही, वो भी दिखाते रहे बढ़िया 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 बढ़िया, और आखिर में क्या हुआ, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। ठीक, सत्यम कंप्यूटर्स के अंतर्गत। और अभी देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर सेबी ने ये बताया, ये आरोप लगा के 25 और 25 प्लस 15 40 करोड़ का जुर्माना लगाया। हालांकि इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस 40 करोड़ का भी, लेकिन जुर्माना लगाया क्यों, क्योंकि अपने शेयर्स को मैनिपुलेट कर रहे थे, उनकी वैल्यू को। ठीक, कौन है इसके जो है इनके मतलब ओनर कौन है, आप लोग कमेंट करके जो बताइए। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि डिबारिंग ऑडिटर कई सारे, अब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है,
ठीक, इसके बारे में जरूर पढ़ना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ये डिबार कर देता है किसी मेंबर या फिर फर्म को, कौन सी, चार्टर अकाउंटेंट वाले को, कोई सीए या फिर सीए वाली फर्म उसको जो है डिबार कर देगा कि भैया अब तुम ऑडिट नहीं कर सकते हो 6 मंथ या फिर 10 साल तक, क्योंकि तुमने जो है कदाचार किया है, सिद्ध कदाचार यानी कि प्रोवन मिसकंडक्ट किया है तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक, अब बिल में क्या अमेंडमेंट लाके दिया गया है कि जो पनिशमेंट है, टू प्रोवाइड फॉर द डिपार्टमेंट फ्रॉम अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर ऑफ ए कंपनी और परफॉर्मिंग अ कंपनीज वैल्यूएशन फॉर ए पीरियड बिटवीन 6 months to 10 years। ठीक, अब मतलब डिपार्टमेंट के साथ साथ जो है ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, किसी तरीके कोई भी कंपनी वैल्यूएशन कुछ नहीं कर पाओगे 6 से 10 साल तक, 6 महीने से 10 साल तक। अगला क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब देखो कोई कंपनी आप स्टार्ट करते हो, तो जैसे मान लीजिए आप अकेले हो या फिर आपके साथ 2-3 पार्टनर हैं, ठीक, तो साथ ही तो इन लोगों के बीच में क्या होता है, एमओए किया है, तो ये बेसिक बता रहा हूं। और एमओए जो है आपको मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक, एमओए करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाके, आपको जो है कई सारे फॉर्म बनने पड़ते हैं। अब आपको डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ता है। ठीक, आपको जो है अपना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होता है, ये अभी आगे आने वाला है इसलिए बता रहा हूँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है वहां जाके आपको कंपनी का नाम देना पड़ता है। कंपनी के नाम आजकल आपने सुने होंगे, अजीब अजीब से नाम होते हैं कई सारे, उनकी ब्रांड वैल्यू नाम अलग हो सकता है, लेकिन जो असली कंपनी जिससे रजिस्टर उसका नाम अलग होते हैं। ये जूनियर, वो जूनियर, ये रेड हैट, वो रेड हैट, आपने सुना ना, वो इसीलिए है। क्यों, क्योंकि 3 नाम देने पड़ते हैं। ये बहुत ज्यादा मैं पढ़ के सब कुछ आपके लिए ला रहा हूं ताकि आसान हो सके। 3 नाम दिए जाते हैं, तो अगर पहले से मान लीजिए किसी ने ले रखा है, ऐसा भी है, मान लीजिए फेसबुक नाम है, तो आप ये नहीं कि आप भी जाके FACCE करके जो है आप कंपनी यहां रजिस्टर करा लो, वो इस टाइप के नाम को भी रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जो है आपका पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, तो मतलब पहला नहीं हो, पहला किसी कुछ इस टाइप का कतड़ीपन आपने किया, या फिर जो है कोई और जो पहले से वैसा नाम मौजूद है, तो आप दूसरा नाम वो ले लेगा, तीसरा ले लेगा, तीसरा भी नहीं हुआ तो वापस आ जाएगा। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जाकर नेम रजिस्टर कराना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कराना पड़ता है, तब और भी कई सारी चीजें आपको जो पेड अप कैपिटल देनी पड़ती है। मान लीजिए सबने मिलकर 4 लोग हैं, उन्होंने मिलकर बोला कि हम भैया 1 लाख रुपए की प्रोमोटर्स की पेड अप कैपिटल है, ठीक, तो सबको 25 हजार रुपए देने पड़ेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें जब हो जाती तो उसको बोला जाता है इनकॉर्पोरेट हो गई है कंपनी। ठीक, तो अब यहां पे अब बेसिक समझ लिया, अब यहां पे समझ लेते हैं बात क्या हो रही है। अब कमिटमेंट, अगर बिजनेस चालू करना है तो बिजनेस कंपनी तब तक बिजनेस अपना चालू नहीं कर सकती। कौन बोल रहा है, ये 2019 वाला बिल बोल रहा है, जब तक उसने अपना 180 दिन जब से कॉर्पोरेशन हुआ है तब तक अपना ये कंफर्म नहीं किया है कि एवरी सब्सक्राइबर, ठीक, files a declaration within 180 days of the incorporation confirming that every subscriber to the memorandum of the company has paid the share agreed to be taken by him। वही वाली बात है, जो भी सब्सक्राइबर था इसमें सबने अपना मेमोरेंडम में जो हमने लिखा था, अभी समझाया ना, उसने अपना शेयर जो है दे दिया है कि नहीं दे दिया, वही वाली चीज जो 25,000 मैंने अभी एग्जाम्पल समझाई, 180 दिन के अंतर्गत करना है। ठीक, साथ ही साथ एक वेरिफिकेशन भी, सत्यापन भी कराना है रजिस्टर्ड एड्रेस का। आप समझ लो, जो भी आपने कंपनी रजिस्टर अभी करा रहे थे, मेमोरेंडम एग्रीमेंट ये सब था, एक कंपनी का एड्रेस भी देना पड़ेगा आपको, और वहां पे जो है जाएगा लोग, एक कोई जाके इंस्पेक्शन करके देखेगा, हाँ भैया यहाँ पे है कंपनी स्थित है, ऐसा तो नहीं खाली पेपर पे है। ठीक, हालांकि बन जाती, जिनका बनवाना होता है उनको कोई पकड़ता नहीं, जो मतलब नए लोग हैं उनके लिए ज्यादा दिक्कत वाली काम है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या चालू किया है, स्टार्टअप इंडिया, ठीक, स्टैंड अप इंडिया। ये सब इसीलिए है कि कई जो लोग पावरफुल हैं वो इन लोग को दबा ना सके, उनको जो है अच्छे से अच्छा जो शुरुआती दौर में जो है ज्यादा सहायता मिल सके, क्योंकि उसी समय इन लोग जो है कुचल देंगे तो कैसे बढ़ पाएंगे। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी है, तो हो सकता है इस बार पूछ ले, क्योंकि ये उद्यमित आपका किससे रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इन सबसे ही संबंधित है। तो ये वाली स्कीम भी पढ़नी है आपको, और नहीं तो मैं ईपीएफओ कार्ड्स में एक दिन जाके आप लोग को पढ़ा दूंगा। ठीक, ईपीएफओ कार्ड रोज 2 बजे करीबन आता है, उसको जरूर देखिए, वाली सीरीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सबसे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्कीम, सब कुछ उसमें कवर हो जाता है, उसको जरूर देखा करिए। ठीक, उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी शेयर्ड है, आप हमारे ओनली करंट अफेयर चैनल पर जाके उसको देख लिया करिए। एक मतलब 3 मिनट का होता है सिर्फ, लेकिन उससे जो है क्वेश्चन आएंगे आपके बहुत ज्यादा, देख लेना। ठीक, रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस यहाँ पे ये है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज ये थी कि आपको रजिस्ट्रेशन, अपना रजिस्टर्ड एड्रेस जो है
विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में 30 दिन के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जब भी आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ तब से आपको जो है 30 दिन के अंतर्गत अपना रजिस्टर्ड एड्रेस को भी वेरीफाई सत्यापित कराना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको जो है अपना कोई भी बिजनेस नहीं चालू कर पाओगे और आपका जो कंपनी भी है वो जब्त कर दिया, रिमूव कर दिया जाएगा रजिस्टर ऑफ कंपनी से, जो मैंने आपको पहले समझाया। इसलिए पहले समझाया था ताकि आप लोग को कुछ भी दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है, ये चार्जेस आरोप वाला चार्जेस नहीं है, ये चार्जेस यहां से कंपनी से संबंधित क्या है समझिएगा ध्यान से। जो भी लोग उस कंपनी को पैसा या क्रेडिट या लोन देना चाहते हैं, जैसे कि बैंक्स, जैसे कि कई सारे जो है बड़े इन्वेस्टर्स, ठीक, तो वो लोग यह चीज देख सकें कि जो ये कंपनी है, इस कंपनी ने अपने जो भी एसेट्स हैं, ठीक, वो एसेट्स कहां कहां कितनी वैल्यू के लगा रखे हैं और कितना इस पे लोन ले रखा है, कितना पहले से मॉर्टगेज कर रखा है, कौन सी चीज गिरवी रखा रखी, क्या रखी हुई है। अगर मान लीजिए ये कंपनी इनके पास पहुंची, बैंक के पास, उसने कहा भैया मुझे 1 लाख रुपए दे दो, सिर्फ करोड़ नहीं लगाने वाला था, डोंट वरी, 1 लाख रुपए दे दो, तो वो ये देखेगा कि भैया इसने अपनी जो भी मतलब ऑफिसेज है, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, जो भी इसके पास एसेट्स हैं, उन पे अगर ऑलरेडी उसकी मान लीजिए मालियत जो है 50,000 रुपए, ठीक, और ये जो है मान लीजिए पहली बार ये लोन ले रहा है, तो ये कहेगा कि भैया 1 लाख का लोन ले रहे हो तुम और ये तुम्हारे पास इतनी मालियत की चीजें तो है नहीं, तो उन्हीं चीजों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है चार्जेस साथ में। और चार्जेस आपने रजिस्ट्रेशन करा लो। चार्जेस होते हैं 2 तरीके के, एक होता है फिक्स्ड, जो कि फिक्स्ड ऑन सब पे बनेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टीज एसेट्स पे, और दूसरा होता है फ्लोटिंग। तो ये फ्लोटिंग और चार्जेस का रजिस्ट्रेशन कराने से कंपनी को ये फायदा होता है कि वो जाके ये पब्लिकली सबको दिखा सकता है, कोई भी लोन देने वाली जो भी है उसको क्रेडिट जो भी दे रहा है वो देख सकता है कि हाँ भैया इतना इसका है, इतना है, तो हम इसको लोन दें या ना दें। समझ में आई बात? ठीक, समझ में आई तो एक लाइक का बटन दबाइए और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। सबको बताइए कितनी अच्छी तरीके से सब कुछ एक एक चीज आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, पूरा फ्री। ठीक, अगर आपको पेड ग्रुप में पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप लोग के लिए नंबर मौजूद है, तुरंत आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। द एक्ट रिक्वायर्स कंपनी टू रजिस्टर चार्जेस। अब ये एक्ट ये कंपनी को रजिस्टर चार्जेस मतलब मॉर्टगेज ये सब बताने के लिए करता है, गिरवी क्या रखा हुआ है अपनी प्रॉपर्टीज का 30 दिन के अंतर्गत। ठीक, अब और इसके बाद ये एक्सटेंड कर सकते थे 300 दिन तक, लेकिन अब जो है नया चेंज जो आया है 2019 में वो ये आया है कि अब डेडलाइन जो है वो 30 की जगह 60 दिन कर दी गई है। ठीक, तुम इधर बढ़ा लो लेकिन एक्सटेंड 60 दिन से ज्यादा नहीं है, यानी कि टोटल 120 दिन। ठीक, समझ में आई ना बात? चेंज इन द अप्रूविंग अथॉरिटी, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी में बदलाव कर दिया गया है। अब इस एक्ट में चेंज कर दिया गया जो पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए इंडिया में तो चलता है 1 अप्रैल जो मैंने आपको बताया, ठीक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, लेकिन कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो फॉरेन कंपनी से भी कुछ एसोसिएट होती हैं। ठीक, अब फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक काम चलता है। तो अगर ऐसा कुछ किसी को अप्रूव कराना है, जो भी ऐसी कंपनी है एसोसिएटेड है फॉरेन कंपनी से, उसको जाके चेंज कराना है अपने फाइनेंशियल ईयर में, तो वो उसको लिए अप्रूवल जो है कौन करता था? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल करती थी। इसके बारे में अलग से पढ़ लेना। ये एक जो है आपका क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी तो है ही है, सिविल कोड की तरह है ये, और ये आपका जो है एक्सपर्ट बॉडी हुई। ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक्सपर्ट बॉडी। और जो भी ये लोग डिसीजन देते हैं वो क्या कहलाता है? अवार्ड कहलाता है, अवार्ड। तो ये पुरस्कार नहीं है, ये डिसीजन है इन लोग का। ठीक, और ये जो है सिमिलरली एनी ऑल्टरेशन, साथ ही साथ कोई ये अप्रूव करेगा अगर फॉरेन कंपनी फाइनेंशियली आपको चेंज करना है, तो सिंपल सीधी सी बात है। फिर उसके बाद कोई ऑल्टरेशन अगर आपको कराना है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, वही जो मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम ऑफ ये एग्रीमेंट में, मान लीजिए 4 थे पार्टनर, उसमें से अब 3 ही रह गए, कोई निकल गया या फिर 5वां आ गया, कुछ उसमें चेंजेस करने, कुछ आपके वर्किंग शैली में कुछ कोई भी चेंज आपको कराना है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ऑफ ए पब्लिक कंपनी, ठीक, सार्वजनिक कंपनी में, तो आपका विच हैज द इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग इनटू, अच्छा ऐसी पब्लिक कंपनी इसमें और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आप कुछ चेंज कराना चाह रहे हो इस तरीके से कि वो पब्लिक जो मतलब सरकार की कंपनी हो या कुछ है, तो वो प्राइवेट कंपनी में अगर बदल जा रही है तो उसको ट्रिब्यूनल जो है अप्रूव करता था। अब ये सब जो है, यही ट्रिब्यूनल है, तो अब ये सब जो चीजें हैं बिल में चेंज हो गई। बिल कौन सा? 2019 वाला। इसने अब ये सब पावर किसको दे दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है। समझ में आ गई बात? गवर्नमेंट अपनी जो है पावर बढ़ा रहा है यहां पर। इसके बाद देखिए क्या है, कंपाउंडिंग की पावर। ठीक, अब इस एक्ट के अंतर्गत, एक्ट क्या है?
कंपनीज 2013 वाला, कंपनीज एक्ट 2013, और बिल क्या है 2019 में संशोधन किया गया उसके बारे में। अब एक रीजनल डायरेक्टर जो होते हैं वो अपने ऑफेंसेस को कंपाउंड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को डेफिनेशन बताई, पेनल्टी के साथ में 5 लाख रुपए तक। ठीक, कोई भी रीजनल डायरेक्टर कंपाउंड कर सकता है ऑफेंसेस को विद द पेनल्टी ऑफ अप टू 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा सकता था किसी के ऊपर, और कह दिया चलो ठीक है सेटलमेंट हो गया निकलो। अब इसको जो है बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया। महंगाई बढ़ गई भाई, जुर्माना में पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक, लेकिन जो है आपकी ना सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट ब्याज बढ़ रहा है वो नहीं मिलेगा, उसी के अनुसार महंगाई के अनुसार जो है आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, वो सब कुछ नहीं बढ़ेगा। लेकिन पनिशमेंट मोटर व्हीकल एक्ट पे आपका जो है 5-5 हजार रुपए का पोल्यूशन का मतलब इतने महंगे महंगे कर दिए गए, ये सब में बढ़ेगा, क्योंकि जो है वहां पे तो आपको पैसा चाहिए ना। सरकार अगर टैक्स से नहीं लेगी राजस्व रेवेन्यू तो आपसे जो है फीस और इधर से पेनल्टी से लेगी, लेकिन देगी तो आपकी ही जेब से आपको। ठीक, तो अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा तो आप लोग खुद भी आवाज करिए, उठाइए, क्योंकि सरकार जो है, तभी तो आत्मनिर्भर की बात हो रही है, क्योंकि सरकार जो है आप ही से पैसा लेके, आप मान लीजिए आप सही हो लेकिन दूसरा गलत है, ठीक, तो दूसरा अगर कुछ गड़बड़ कर रहा तो कोई अगर मान लीजिए लोन वो नहीं वापस कर रहा है तो वो आपके ही पैसे से, टैक्स के पैसे से नहीं तो इस तरह के पैसे से ही तो वापस करेगा, भरपाई करेगा। जैसे माल्या भाग गया इतने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लेके, अब ये बैंकों को मान लीजिए ये कह रहे हैं कि हम रिकैपिटलाइज करेंगे। मैंने भी पढ़ाया था इसको अपने करंट अफेयर सुबह 6 बजे जो आता है उसमें, तो मैंने आपको बताया था कि ये पैसा डाल रही है गवर्नमेंट, तो ये पैसा कहां से डालेगी, किससे, कहीं से लोन लेके डालेगी, तब भी तो हम से ही पैसा लेगी ना बाद में। ठीक, और नहीं तो खुद अगर मान लीजिए टैक्स के पैसे कर रहा तो किसके पैसे, तो माल्या किसका पैसा लेके भागा, ये सरकार का भागा कि आपका भागा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, साथ ही साथ ये है कि बार ऑन होल्डिंग ऑफिसेस, पद धारण करने पर रोक लगा दी। अब एक्ट के अंतर्गत यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सर्टेन शेयर होल्डर्स जो हैं वो लोग कैन अप्लाई कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास में रिलीफ अगेंस्ट, कोई मान लीजिए कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है किसी कंपनी में, तो इसमें कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कुछ शेयर होल्डर, मान लीजिए 25-20% के जो शेयर होल्डर्स है उन सब ने कहा कि भैया बहुत ज्यादा यहाँ पे कुप्रबंधन चल रहा है और मिसमैनेजमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे हमको जो है आप ये ट्रिब्यूनल के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमको रिलीफ चाहिए, हमको चाहिए रिलीफ। ठीक, तो अब यहाँ पे बिल में क्या चेंज किया गया 2019 में कि जो भी ऐसी कंप्लेंट होगी तो गवर्नमेंट में ऑल्सो मेक अ केस अगेंस्ट ऑफिसर। अब यहाँ पे ऐसा नहीं, जो ऑफिसर जो उस कंपनी का है उसके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। कंपनी की बात क्यों कर रहे हो यार, कंपनी से तुमको रिलीफ का क्या मतलब है, उस ऑफिसर को भी तो पकड़ो। तो ये वाली बात है। ठीक, ऑन द ग्राउंड दैट ही इज नॉट, मतलब इसलिए कि ये फिट नहीं है होल्ड ऑफिस करने के लिए, उसने ही सब कुछ जो है बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ पर। और उसने मतलब क्यों क्या फ्रॉड कर दिया है, नेग्लिजेंस ने देखा ही नहीं, मतलब चोरी होती रही आपने देखा नहीं, तो कौन, किसकी गलती है, चोर की गलती है कि आपकी गलती है? क्यों, हो सकता है कि आपने, अच्छा ईपीएफओ का एग्जाम है तो आप कुछ वोकैबुलरी भी दे देते हैं भाई। एक होता है कोअर्सिव, इंग्लिश का वोकैब है कोअर्सिव जो आपका करप्शन, और दूसरा कौन सा होता है, कोलिजिव। ठीक, कोअर्सिव फोर्सफुली होता है, कोलिजिव ये होता है दोनों लोग मिल गए और अपना गोरख धंधा चल रहा है, फ्रॉड हो रहा है, नेग्लिजेंस हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे था कि इफ एनसीएलटी पासेस एन ऑर्डर अगेंस्ट द ऑफिसर तो वो एलिजिबल नहीं होगा, पात्र नहीं होगा होल्ड ऑफिस करने का 5 साल तक के लिए, ये वाली बात है। ठीक, वो कैब भी आप लोग जहां भी इंग्लिश का थोड़ा टफ मिला करें, उनके सिनोनिम, एंटोनिम ये सब जरूर देखा करिए प्लीज, आपका ही भला होगा इसमें। प्रीवियस क्वेश्चन का आप लोग का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको देखिए। बेनिफिशियरी ओनरशिप जो है आपकी, इफ ए पर्सन, कोई पर्सन अगर ऐसी उस पे है कि उसके पास ऐसी पोजीशन पे कि उसके पास 25% से ज्यादा शेयर है किसी कंपनी में, तो अच्छा खासा शेयर है ये 25% से। अगर मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल समझाता हूं, कंपनी ने कह रखा है कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपके पास जो है 75% के वोट होने चाहिए। तो अब अगर मान लो कोई कंपनी है, कोई शेयर होल्डर है, मान लीजिए कोई जिसके पास 26% के वोट हैं, तो कंपनी के कोई भी डिसीजन जिसमें 75% चाहिए होता है, तो अगर इस बंदे का, ए मान लीजिए इसका नाम है, इसकी जो है सहमति नहीं होगी तो कंपनी कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये काफी स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक तौर पे इसकी शेयर होल्डिंग हो गई है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में, एमओएम में ये सब लिखा हुआ है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसके लिए 75 या उससे ज्यादा % लोगों की सहमति होनी चाहिए। तो अगर किसी के पास 26 है
तो अगर ये नहीं करेगा तो हमेशा 74 ही रहेगा, और 74 रहेगा तो कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। समझ में आ रही बात? ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आप सोच के उसको जोड़ के पढ़ोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा लंबा लगता है तो 1.25 पे देखो। अब पहली बार में तो मैं ये सजेस्ट करूंगा 1x पे देखो, नहीं तो 1.25x पे देखो, नहीं तो 1.5x पे देखो। जितनी बार रिवाइज करो उतना ज्यादा बढ़ाते जाना। अगली बार 3-4 बार देख लोगे तो खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक, अगर किसी के पास इतनी शेयर होल्डिंग है तो वो काफी उसका इन्फ्लुएंस रहता है, कंट्रोल रहता है कंपनी के ऊपर, तो उसको एक डिक्लेरेशन करना चाहिए कि उसके इंटरेस्ट क्या है उस कंपनी में एज ए शेयर होल्डर इतना था। अब बिल में क्या कहा गया 2019 में कि जो भी कंपनी, एवरी कंपनी, उसको खुद से ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे इंडिविजुअल है जिनके पास काफी भयंकर ओनरशिप है शेयर होल्डिंग के आधार पर, तो उनको जो है ये रिक्वायर करना पड़ेगा कि कंप्लाइंस करें एक्ट के साथ में, आइडेंटिफाई करके इनका बताओ और अपना उनके क्या वो है ये बताया जाए। अब देखिए यहाँ पे सिंपल हम लोग को क्या चीजें हैं कि चैप्टर लिस्ट दे रखी है, सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, तो खाली हम लोग यहाँ पे रीडिंग लगा लेते हैं। आप लोग से अनुमति कि कभी भी ये मत सोचना कि ये अलग चैप्टर की लिस्ट आपको एक बार में याद हो जाएगी और एग्जाम से पहले तक याद ही रहेगी। आपको कई बार पढ़नी पड़ेगी और एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको रिवाइज करने जाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा तो 100% आपको सही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो 100% रॉन्ग हो जाएगा। और क्वेश्चन इस बार आप लोग पता है ईपीएफओ में प्रीलिम्स में क्या है, एक तो नेगेटिव मार्किंग भी और 75% मार्क्स जो है ऑलरेडी ओवरऑल जुड़ेंगे फाइनल लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे सिंपल ये पढ़ लेते हैं। देखिए कंपनीज एक्ट 2014 में एक चैप्टर की लिस्ट दे रखी है, अध्याय सूची। चैप्टर 1 किससे संबंधित है ये आपको देखना है और उसका नाम क्या है। ठीक, प्राथमिक प्रिलिमिनरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 2 जो है आपका इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चैप्टर 3 जो है प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक, सिक्योरिटी जो है शेयर्स को ही बोलते हैं, आपका शेयर बॉन्ड ये सारी चीजें। ठीक, इसके बाद चैप्टर 4 जो है देखिए ये आपका शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर से रिलेटेड है। सिक्योरिटीज अगर वर्ड दिया जाए आपका तो आपका जो है चैप्टर 3 वाला हो गया, चैप्टर 4 वाला है तो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर से बात होगी। ठीक, आपका जो है चैप्टर 5 किससे रिलेटेड है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी, डिपॉजिट्स बाय कंपनी। ठीक, जमा। और आपका चैप्टर 6 किससे? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, जो मैंने आपको पढ़ाया। देखो आप समझ में चीजें लिंक हो, अगर आप डायरेक्टली ये चैप्टर को पढ़ने आ जाते तो आपको नहीं समझ में आता। आप समझ में आ रहा है ना चीजें? कई सारे एग्जाम्पल बहुत जगह से पढ़ के आप लोग के लिए मैं लाता हूं ताकि आप लोग को जो है कंप्लीट एक बार ये देख लो और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, ना पड़ेगी। अगर आप देखो एक चीज को 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है कि 10 एक ही चीज को जो है 10 बार पढ़ लो अच्छे से, वो ज्यादा जरूरी है और जो मोस्ट रेलेवेंट हो। और इतना रेलेवेंट है कि इसके बाहर कुछ आने की जो है आशंका है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी आएंगे जो मतलब एग्जामिनर अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए करता है, तो उसके लिए जो है आप 10 जगह टाइम वेस्ट करो, मतलब 2 क्वेश्चन के लिए 1000 पेज पढ़ डालो, ये चीज ठीक नहीं है। एक साथ करो, उसी को 10 बार करो। चैप्टर 8 किससे रिलेटेड है? डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड है। चैप्टर 9 किससे? कंपनी अकाउंट ऑफ द कंपनीज। अब देखो ये अकाउंटेंसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, अकाउंटेंसी के भी जैसे ही सीरीज खत्म होगी इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस की, अकाउंटेंसी की सीरीज चालू हो जाएगी, डोंट वरी। चैप्टर 10 किससे रिलेटेड है? इंपॉर्टेंट है, ऑडिट एंड ऑडिटर से रिलेटेड है। ठीक, इसको कई बार 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 11 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड है। ठीक, चैप्टर 12 आपका बोर्ड की सभाएं, उनकी शक्तियां, बोर्ड की पावर। और चैप्टर 13 अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सन। अब जो लोग प्रबंधकीय कर्मी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, मतलब ये सब जो मैनेजर्स होते हैं, सॉरी, इनसे रिलेटेड है। मैनेजरियल मैंने आपको बताया नियोक्ताओं का होता है, जो डिसीजन मेकिंग ये सब करते हैं। नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर और वर्कर या कर्मचारी एम्प्लॉय हो गया। ठीक, तो एम्प्लॉयज के लिए क्या होता है? ट्रेड यूनियंस होती हैं जो उनके लिए इंटरेस्ट के लिए जो है वर्क करते हैं। ठीक, चैप्टर 14 जो है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। ठीक, निरीक्षण, पूछताछ, जांच। चैप्टर 15 जो है कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट एंड एमलगेशंस, समझौता, व्यवस्था और समामेलन। ठीक, और उसके बाद चैप्टर 16 क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। वहीं जो पहले बात हो रही थी कि जो है ट्रिब्यूनल के पास जाके कहेंगे कि ये लायक तो है नहीं, नालायक को बैठा दिया है, बताओ क्या करें, हटाओ इसे। रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स जो है आपका पंजीकृत मूल्य। और चैप्टर 18 रिमूवल ऑफ नेम्स ऑफ द कंपनीज फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। अब देखो 18 आपका यहाँ पे इससे हो गया रिमूवल वाले से, और आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज चैप्टर 6 से रिलेटेड है। ये दोनों चीजें अभी हम लोगों ने थोड़ी विस्तार में पढ़ी यहाँ पर। और आपका चैप्टर 19 का रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक कंपनीज, जो कंपनीज मतलब जो सिक हो गई, जैसे अभी इसका एग्जांपल देखो एयर इंडिया बहुत ही सिक है, इसको देख लेना, टाटा ही खरीदेगी
देख लेना आप, ठीक। और ना खरीदे तो कोई बात नहीं, मुझे मत देखना, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 20 क्या है, वाइंडिंग अप, मान लीजिए उसको खत्म करनी है कंपनी अपनी। चैप्टर 21 क्या है, कंपनी की ऑथोराइज्ड, कंपनीज ऑथोराइज्ड टू रजिस्टर अंडर दिस एक्ट, कौन सी कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर अपना पंजीकरण कराने के लायक हैं। चैप्टर 22 ठीक क्या है, ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसके अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए, पार्ट 4 आपका डीपीएसपी के लिए कि राज्य की नीति निर्देशकता, तो वैसे ही यहाँ पे चैप्टर की बात हो रही है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो ये 22 हो गया। 23 किससे, गवर्नमेंट कंपनीज। 24 किससे है, रजिस्ट्रार ऑफिसर्स एंड फीस। 25 किससे, कंपनीज टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन स्टैटिस्टिक्स, ठीक। 26 किससे, निधीज, अभी याद रखो 26 निधि, अजी अलग सा लग रहा है, यूनिक है, जरूर पूछेगा, तो वही चाहता है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल पूछेगा, 27 से है। 28 से रिलेटेड स्पेशल कोड, 19 मिसलेनियस विविध, ठीक। ये सारी चीज हो गई। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, इस बार उसका तकता है कि चैप्टर पूछे, तो ये चीजें होती हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे थे, ये वाला सही था, अब आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा, ये सही हो गया, आपने पढ़ लिया, आप उठ के चले गए। ये नहीं होता, जो बाकी भी 3 ऑप्शन थे उनके बारे में पढ़ो, क्योंकि अगली बार वही आने वाले हैं, और अगर मान लो सेम क्वेश्चन भी आ गया तब भी आप कर लोगे। तो ये कंप्लीट तैयारी करनी, तो ये सब चीजें सीखनी चाहिए, और इसी तरीके की गाइडेंस देने के लिए हम लोग आपके साथ जो है हमेशा लगे रहते हैं। अगर आप लोग को हमारा गाइडेंस अच्छा लगता है, हमारे साथ पेड ग्रुप में पर्सनली जुड़ के आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो प्लीज नंबर जो ऑलरेडी हम लोग ने बताया डिस्क्रिप्शन में, उस पर डायल करिए और कॉल करिए, अपना एडमिशन लीजिए। शेड्यूल 1 जो है आपका क्या है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स से संबंधित है। शेड्यूल 2 डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास से। शेड्यूल 3 जो है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से है। शेड्यूल 4 जो है आपका, अच्छा शेड्यूल 7 तो याद हो ही गया होगा आपको, बताइए अभी तुरंत पॉज करके कमेंट करिए। शेड्यूल 4 जो है आपका कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड, जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक। आपका जो है शेड्यूल 5 जो है प्रबंधन निदेशक, पूर्वकालिक निदेशक या फिर प्रबंधक की नियुक्ति से रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर से रिलेटेड है। शेड्यूल 6 जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, आधारभूत संरचना परियोजनाओं से रिलेटेड। और ये शेड्यूल 7 जो है किससे रिलेटेड है, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व से रिलेटेड है। धारा कौन सी, 135, ठीक। धारा भी लिखी हुई, लेकिन अब कितना पढ़ेगा आदमी, बस ये चीजें हैं, ठीक। तो आगे अब आप लोग का जो है पार्ट नंबर 17 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हु इज सेड टू बी एम्प्लॉयड, और ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी तक के लिए यहीं पे खत्म करते हैं इसको, और आप लोगों में मैं हेल्प करता हूँ कि अच्छा लगा होगा काफी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए आंसर्स, क्योंकि जो आंसर देगा वो सिलेक्शन लेगा। और अगर आप लोग को हमारा गाइडेंस बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप लोग हम लोग से जो पर्सनली जुड़ के पेड ग्रुप में टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सारी पीडीएफ और सब कुछ अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर जो है 9696066089, ठीक, 66089, और दूसरा है 8564880530 पे कॉल करके आप लोग सारी जानकारी ले सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से आज का टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट थे, करंट अफेयर से रिलेटेड सब हम लोगों ने पढ़ा, तो आज के यहीं पे खत्म करते हैं, फिर आपसे कल मिलेंगे। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।